कहानी की शुरुआत होती है बेडरूम के एक सीन से, जहां लड़का ममोरू और लड़की बिस्तर पर हैं। वो कहती है, थोड़ा रुकने के लिए कहती है। वो कहता है कि उसने सिर्फ इस दिन के लिए बहुत कड़ी पढ़ाई की है। नीचे बिस्तर पर हाउ टू सेक्स जैसी किताबें भी बिखरी पड़ी हैं। ममोरू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, जिस पर लड़की चिढ़कर कहती है, स्टॉप जीज। लड़की गुस्से और दर्द में आकर अचानक से जोर का थप्पड़ स्मैक सीधा ममोरू के मुंह पर रसीद कर देती है और चिल्लाती है, इट हर्ट्स, आई एम टेलिंग यू टू स्टॉप। थप्पड़ इतना जोरदार था कि ममोरू पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो अपना चेहरा पकड़कर पीछे हट जाता है और लड़की गुस्से में अपना हाथ पीछे खींच लेती है और धड़ाम थड से पीछे की तरफ गिर जाता है और उसकी जान पर बनाती है। वो सोचता है, यानी थप्पड़ इतना खतरनाक था कि वो बेहोश होने लगा है। यहाँ फ्लैशबैक आता है कि आखिर माजरा क्या है। ममोरू बताता है कि पिछली गर्लफ्रेंड्स उसे हमेशा सेक्स में खराब, लाउजी एट सेक्स होने की वजह से छोड़ देती थीं। इसीलिए उसने किताबों से थ्योरी पढ़ी और खुद को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की थी। ममोरू सोचता है, पर अंत में मैं एक बार भी सफल नहीं हो पाया, और सोचकर देखिए कि मेरी मौत की वजह यही बनने वाली है। ये सचमुच बहुत दुखद है। और लड़का ममोरू एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है। वो चारों तरफ देखकर सोचता है, यह कौन सी जगह है। वहां अचानक से एक खूबसूरत और दिव्य रोशनी चमकती है। वहां प्रकट होती है एक बेहद खूबसूरत देवी जैसी महिला, जिसे देखकर ममोरू हैरान रह जाता है और उसके मुंह से निकलता है, कौन हो तुम। वो देवी बहुत खुश होकर पार्टी पॉपर फोड़ती है और चिल्लाती है, बधाई हो, जश्न मनाओ, तुम दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म लेने वाले 10,000वें व्यक्ति हो। वो पसीने से तरबतर होकर शौक में पूछता है, एक्सक्यूज मी। देवी बड़े ही उत्साह के साथ हाथ जोड़कर कहती है, तुम बिल्कुल सही समय पर मरे हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जिस पर ममोरू मन ही मन सोचता है, मरना कब से लकी हो गया, यह बंदी क्या बकवास कर रही है। ममोरू खुद को देखता है और सोचता है, मैं सचमुच मर चुका हूं, है ना। पर इस बात ने सब पक्का कर दिया। उसे अपनी मौत की वजह याद आती है और वो अपना चेहरा हाथों से छुपा लेता है। और जिस तरह से मैं मरा, बेहद निराशाजनक। देवी उसकी उदासी को दूर करने के लिए एक धमाकेदार ऑफर देती है और कहती है, इस जश्न के मौके पर मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की एक स्पेशल स्किल शक्ति दूंगी। ये सुनकर ममोरू के कान खड़े हो जाते हैं। वो हैरान होकर पूछता है, कोई स्किल। हाँ है। देवी मुस्कुराते हुए लड़के से पूछती है, अगर तुम्हें कोई जादुई शक्ति, मैजिकल पावर मिल जाए तो तुम कैसी शक्ति चाहोगे। लड़का हैरान होकर पूछता है, मतलब मुझे सच में कोई जादुई ताकत मिलने वाली है। अच्छा, लड़का थोड़ा शर्मा जाता है और उसके मन में एक खास किस्म की दबी हुई इच्छा जाग उठती है। वो अपने दिल की बात कहने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। देवी के करीब जाता है और जोश में आकर कहता है, तो फिर मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो। उसका ये अजीब और बोल्ड अंदाज देखकर देवी भी सोच में पड़ जाती है। देवी थोड़ी देर सोचती है, और फिर अचानक उसके दिमाग में बल्ब जलता है। वो खुशी से ब्लश करते हुए सोचती है कि लड़का कितना नेक और दयालु है। देवी कहती है, अरे वाह, यानी तुम एक हीलर बनना चाहते हो, दूसरों के दर्द को ठीक करने की शक्ति मांग रहे हो। तुम कितने भले हो, मेरा दिल पिघल गया। इससे पहले कि लड़का कुछ कह पाए या अपनी बात स्पष्ट कर सके, देवी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल शुरू कर देती है। देवी प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारी इस नेकी के इनाम में मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में भेज रही हूं जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और लड़का घबराकर कहता है, रुकिए, लेकिन मैं तो। जैसे ही जादुई टेलीपोर्टेशन सर्कल चमकता है और लड़का दूसरी दुनिया के लिए रवाना होने लगता है, देवी के मुंह से असली बात निकलती है, तुम्हारा सफर मंगलमय हो। वैसे मेरा मतलब सेक्सुअल सेंस में लोगों को अच्छा महसूस कराने से था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तेज रोशनी के बाद लड़के की आंखें खुलती हैं। वो चौंक कर देखता है कि वो अब उस सफेद जगह पे नहीं है। दुनिया लड़का खुद को एक खूबसूरत और विशाल जंगल में पाता है। दूर बादलों में एक शानदार जादुई महल दिखाई देता है और आसमान में अजीबोगरीब गुलाबी रंग के पक्षी उड़ रहे होते हैं। तभी जंगल से एक अजीब सी आवाज आती है। वहां एक डरावना सा जादुई जीव, ड्रैगन जैसा क्रिएचर प्रकट होता है। लड़का डर के मारे कांपते हुए चिल्लाता है, या ये तो सच में एक दूसरी दुनिया इसेकाई है। वो सोचता है, हीलर, मैं रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक खतरनाक आवाज गूंजती है और वो खुद से कहता है, क्या बोरिंग एबिलिटी है मेरी। सन्नाटा चीरते हुए एक भयानक, खूंखार राक्षस, एक सींग और कई लाल आंखों वाला विशाल चूहे जैसा दानव सामने आ टपकता है। राक्षस दहाड़ मारता है और हमारा हीलर डर के मारे चीख पड़ता है। जान बचाकर भाग रहे हीलर के पीछे वो दैत्य तेजी से लपकता है। हीलर घबराकर खुद से कहता है, ओ नो, बकवास। डर के मारे हीलर जमीन पर गिर जाता है और वो गुस्से में खुद को कोसता हुआ सोचता है, डैम इट, परफेक्ट दुनिया की ऐसी की तैसी, उसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। हीलर पूरी तरह लाचार महसूस करता है क्योंकि उसके पास लड़ने का कोई जरिया नहीं है। वो सोचता है,
एक हीलर होने के नाते मेरे पास अटैक करने का कोई तरीका ही नहीं है। तभी अचानक एक खूबसूरत और शानदार सुनहरे बालों वाली योद्धा एंट्री लेती है और हीलर हैरान होकर सोचता है, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। वो खूबसूरती से आगे आती है और अपने भारी हथियार से राक्षस की खतरनाक पूंछ पर जोरदार वार करती है। वो अपनी तलवार संभालती है और हवा में चीरती हुई आगे बढ़ती है। एक ही झटके में वो अपनी तलवार से राक्षस के कई टुकड़े कर देती है। खून के फव्वारे छूटते हैं और राक्षस दर्द से चीख उठता है। पलक झपकते ही उस भयानक दानव का काम तमाम हो जाता है। वो खूबसूरत नाइट अपनी तलवार को वापस म्यान में सेट करती है, मुड़कर उस डरे हुए हीलर की तरफ देखती है और प्यार से पूछती है, क्या तुम घायल हो? पास आओ। कर पूरी तरह हैरान शॉक्ड रह जाता है। नो नोथिंग, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। जादूगरनी विच एंट्री मारती है और मजे लेते हुए कहती है, एलिस, हमें ऐसे पीछे मत छोड़ो यार। पूरा ग्रुप जंगल के बीच एक लॉग ट्री ट्रंक पर बैठकर मीटिंग कर रहा है। जादूगरनी बात को संभालते हुए कहती है, अच्छा तो तुम एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंस गए थे। हीरो थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है। क्या तुम हमारे साथ वापस टाउन चलना चाहोगे? हीरो आंखें फाड़कर हैरान होते हुए पूछता है, क्या सच में? मुझे तीनों पार्टी मेंबर्स नजर आते हैं, हुड पहनी हुई एक फाइटर, आर्मर वाली वॉरियर और वो हॉट विच। वे प्यार से समझाती हैं, यहाँ आसपास काफी खतरा है, इसलिए चलो सब मिलकर साथ चलते हैं। सामने बैठा बेचारा हीरो खुशी से गदगद होकर कहता है, थैंक यू सो मच। हीरो एक बड़े पेड़ के तने पर बैठा है, लेकिन तभी उसे अपने पैर या शरीर के हिस्से में हल्का सा दर्द महसूस होता है और दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। हीरो तुरंत अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी हीलिंग मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है। वो अपनी हीलिंग पावर्स को अपने चोटिल हिस्से पर लगाता है। मैजिक चमकने लगता है और हीरो सोचता है, ये थोड़ा गुदगुदाने वाला टिकलिश महसूस हो रहा है, लेकिन 128 पर्पल गाउन वाली विच हैरान होकर हीरो के पास आती है और खुशी से चिल्लाती है, ओह, यह तो काम कर गया। अरे वाह, तो तुम एक हीलर हो? हीरो थोड़ा शर्माते हुए जवाब देता है, हाँ वैसे तो, हालांकि मैं इसे पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। और तुरंत बात बदलते हुए विच से कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम एलिस का इलाज कर सकती हो? इस पर एलिस मना करते हुए कहती है, अरे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विच गुस्से में टोकते हुए कहती है, बड़ी बात है, अगर कुछ हो गया तो बहुत देर हो जाएगी। विच के गुस्से को देखकर एलिस थोड़ी घबरा जाती है और पसीना बहाते हुए कहती है, ठीक है, समझ गई। एलिस मान जाती है और हीरो के करीब बैठकर कहती है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। हीरो हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ। जब एलिस अपनी शर्ट या आर्मर थोड़ा हटाकर चोट दिखाती है तो मामला गंभीर निकलता है। पेट के पास काफी गहरी चोट और नील पड़ा हुआ देखकर हीरो चौंक जाता है। ये तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा बुरा है। हीरो हिम्मत जुटाता है और अपना हाथ एलिस के पेट के पास ले जाकर बोलता है, हील। गुलाबी मैजिक सर्कल चमकने लगता है। मैजिक करते वक्त हीरो को अचानक गिल्टी महसूस होने लगता है और वह घबराकर कहता है, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। एलिस तुरंत उसे रोकती है और झिझकते हुए कहती है, नहीं, ये मेरी ट्रेनिंग की कमी है, इसलिए तुम। और दर्द से उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है। नंग हीलिंग मैजिक के असर से एलिस के शरीर में एक अजीब सी सहरन शडर दौड़ जाती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो पूरी तरह सुन्न हो जाती है। नाइट एलिसे से, जो थोड़ी असहज और शर्माई हुई हालत में नजर आती है, एक बहुत ही अजीब स्थिति में धकेल दिया गया हो। एलिसे तुरंत खुद को संभालती है और घबराते हुए कहती है, बस अब बहुत हो गया। अब मामोरू हैरान होकर कहता है, सच में? लेकिन? और वो कहती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। होने से पहले जंगल के माहौल में कैंप लगाने की बात चलती है। मामोरू सबका हाथ बटाने के लिए आगे आता है और कहता है, मैं मदद करूंगा। लकड़ियां जोड़कर एक शानदार कैंपफायर जलाया जाता है, जिसके चारों तरफ सभी पात्र सुकून से बैठते हैं। के पास बैठकर मामोरू थोड़ा गिल्टी महसूस करता है और अपने साथियों से कहता है कि उसे खिलाने के लिए भी इन्हें मेहनत करनी पड़ी, जिसके लिए वो माफी मांगता है। बाकी सब उसे दिलासा देती हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। विज़र्ड आगे आती है और अपना परिचय देते हुए कहती है, हमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया, मेरा नाम नालीन है। फाइटर लड़की आगे आती है और अपना पूरा परिचय देते हुए बताती है, मैं एलिसे हूँ, एक नाइट। एलिसे को देखते ही मामोरू के मन में एक ख्याल आता है। वो सोचता है कि एलिसे बिल्कुल उसकी अपनी जैसी दिखती है, दोनों के चेहरे में काफी समानता है। तभी अचानक से एक भारी भरकम लकड़ी का डंडा धड़ाम से जमीन पर आकर गिरता है, जिससे मामोरू बुरी तरह डर कर उछल पड़ता है। हुडी पहने एक और कैरेक्टर सामने आती है, जो अपना नाम केई बताती है और खुद को एक फाइटर घोषित करती है। केई गंभीर और गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए ग्लेयर कहती है, यानी उन पर हाथ डालने की सोचना भी मत, वरना तुम्हें इसका पछतावा होगा। केई आराम से बैठकर खाना खा रही होती है और बैकग्राउंड में चर्चा होती है कि सिर्फ लड़कियों के ग्रुप में एक लड़का होना काफी खतरनाक हो सकता है, जिस पर मामोरू झेपते हुए माफी मांगता है। या खाना खाने के बाद एलिसे उठती है और मामोरू से कहती है,
आने के लिए शुक्रिया। मामोरू सोच में पड़ जाता है कि एलिसे के पहले वाले घाव को वो ठीक से ठीक नहीं कर पाया था और वो इसी बात को लेकर थोड़ा परेशान नजर आता है। कर मामोरू से कहती है सुनिए, जिसके बाद एलिसे पीछे मुड़कर लड़का ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उस पर दोबारा हील मैजिक कास्ट कर सकता है। लेकिन लड़की शांत रहकर कहती है व्हाट इज इट। वो साफ साफ कहती है मैंने तुझे पहले ही बोला था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा हीलर भाई कहाँ मानने वाला। वो अपना सिर झुकाकर दिल से माफी मांगता है। उसका मानना है कि उसकी कमजोरी या गलती की वजह से ही उस लड़की को चोट लगी थी और अंदर ही अंदर गिल्ट उसे खाए जा रहा है। लड़की अपना हाथ पेट पर रखकर एक बहुत सच्चाई बयां करती है। वो कहती है कि लड़ते लड़ते उसे चोट खाने की आदत हो चुकी है। उसके लिए ये आम बात है, इसलिए वो इस बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती। लड़का लग और कहता है कि उसने उसे बचाया है और इस एहसान को चुकाने या खुद को माफ करने का उसके पास बस यही एकमात्र तरीका है। लड़की लड़के के इस हद तक परेशान होने और जिद को देखकर पिघल जाती है। वो हार मानती है और कहती है ठीक है, समझ गई, ज्यादा ड्रामा मत कर, बस जल्दी से इसे खत्म कर। लड़का अपना मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है और जैसे ही हीलिंग पावर उस लड़की के शरीर के पास पहुंचती है, उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो तुरंत बोल पड़ता है मुझे पता ही था, ये अंदर से अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। जादुई मैजिक सर्कल चमक उठता है। लड़का पूरी शिद्दत और ताकत के साथ ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा और उसे पूरी तरह ठीक करके ही मानेगा।